हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले अपना डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग की यूनिट नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 होगा। पार्ट नंबर 1 में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में कंप्लीट देखा था, क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो किस तरीके से वर्क करता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हमारा जो यूनिट नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट है, जो कि है हमारा क्लस्टरिंग। इस वीडियो में हम क्लस्टरिंग को कंप्लीट देखेंगे, सारी क्लस्टरिंग के एल्गोरिथम्स देखेंगे, क्लस्टरिंग होता क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, और PYQs भी साथ के साथ कवर करते जाएंगे। पिछले 3 से 4 साल में जो भी हर टॉपिक से क्वेश्चन आए, हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि ये यूनिट आपकी काफी अच्छे से हो जाए। तो बिना देरी के करते वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा बेसिकली क्लस्टरिंग। अब बेसिकली क्लस्टरिंग का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपका एक रूम है, रूम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, काफ़ी सारे जो कपड़े हैं वो पड़े हुए हैं, काफ़ी सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, काफ़ी सारे फ्रूट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, मैसी रूम है। तो आपको क्या करना है, तीन आपने बॉक्स लिए, 2 बॉक्स लिए और एक बास्केट ली। आपको एक बॉक्स के अंदर सारे कपड़े रखने हैं, एक बॉक्स के अंदर सारी बुक्स रखनी है, और जो भी सारे फ्रूट्स हैं वो एक बास्केट के अंदर रखने हैं। तो क्या कर रहे हो आप, जो भी सिमिलर सिमिलर थिंग्स है आप उनको एक साथ रख रहे हो, एक ग्रुप के अंदर या एक बैग के अंदर या एक बास्केट के अंदर रख रहे हो। इसी तरीके से हमारा क्लस्टरिंग काम करता है। क्लस्टरिंग हमारा क्या करता है, जो भी हमारे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, उन डेटा पॉइंट्स में फाइंड करता है कि भाई डेटा पॉइंट्स के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटी है। जिस जिस डेटा पॉइंट्स के अंदर सिमिलैरिटी होती है, कि उसको लगा कि ये जो इतने सारे डेटा पॉइंट्स हैं, ये इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटी यानी ये कुछ सिमिलर है, तो इनको एक क्लस्टर के अंदर रख दिया, दूसरे को दूसरे क्लस्टर के अंदर रख दिया, तीसरे को तीसरे क्लस्टर के अंदर रख दिया। यानी सिमिलर थिंग्स के बेस पे, सिमिलैरिटी के बेस से वो क्या कर रहा है, डेटा को एक क्लस्टर में फॉर्म कर रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा। वही इसमें लिखा हुआ है, इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर एंड डेटा क्लस्टरिंग डज द सेम थिंग, इट ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर। ये क्या करता है, क्लस्टरिंग एक ऐसा एल्गोरिथम्स है, क्लस्टरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम सिमिलर थिंग्स को ग्रुप करते हैं कि भाई ये डेटा पॉइंट्स और ये डेटा पॉइंट्स हमारे सिमिलर, तो हमने इन्हें एक जगह कर दिया और एक क्लस्टर बना दिया। ठीक है, क्लस्टरिंग इज लाइक ऑर्गेनाइजिंग अ मैसी रूम बाय ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर। जैसे मैंने आपको बताया, तो क्लस्टरिंग का आप इस तरीके से मतलब समझ सकते हैं कि हमारे एक मैसी रूम को हम ऑर्गेनाइज करें सिमिलर थिंग्स के अंदर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कपड़ों को हमने एक बैग के अंदर रख दिया, फ्रूट्स को एक बास्केट के अंदर रख दिया। तो मैसी रूम को आपने क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। किसके बेस पे, सिमिलैरिटी के बेस पे। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई क्लस्टरिंग हमारा क्या होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि सिमिलैरिटी एंड डिस्टेंस मेजर्स। अब भाई क्लस्टरिंग का मतलब क्या है, सिमिलर सिमिलर डेटा पॉइंट्स को आप एक साथ रख रहे हो, बट आप ये आइडेंटिफाई कैसे कर पा रहे हो कि ये डेटा पॉइंट और ये डेटा पॉइंट दोनों सिमिलर है, या इनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटी है? कोई तो टेक्निक होगी, कोई तो आपके पास फॉर्मूला होगा जिसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि भाई ये दोनों डेटा पॉइंट्स सिमिलर है। अब फ्रूट्स का क्या है, आप देख के पहचान रहे हो, बट डेटा को आप कहाँ देख के पहचानोगे, आप कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कहाँ तक उसको चेक करोगे मैन्युअली? तो कुछ तो ऐसी टेक्निक होंगी कि जिसकी हेल्प से आप डिसाइड कर पा रहे हो कि भाई ये थिंग और ये डेटा पॉइंट्स दोनों सिमिलर है। तो वहां हमारा कॉन्सेप्ट आता है सिमिलैरिटी एंड डिस्टेंस मेजर का। वही इसके अंदर लिखा हुआ है, इन क्लस्टरिंग वी ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर, बट हाउ डू वी डिसाइड इफ टू थिंग्स आर सिमिलर? दैट्स वेयर सिमिलैरिटी एंड डिस्टेंस मेजर कम। आप दो पॉइंट्स को कैसे डिसाइड कर पा रहे हो कि सिमिलर है? तो वहां हमारा कॉन्सेप्ट आता है सिमिलैरिटी और डिस्टेंस मेजर का। अब बेसिकली सिमिलैरिटी एंड डिस्टेंस है क्या? सिमिलैरिटी का मतलब क्या है कि दो डेटा पॉइंट्स किस तरीके से एक दूसरे से सिमिलर है, दैट इज कॉल्ड अ सिमिलैरिटी। डिस्टेंस की दो पॉइंट एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, कितनी पास डिस्टेंस पर है, कितनी दूर डिस्टेंस पर है, वो होता है हमारा डिस्टेंस। अब ये हमारे डेटा पॉइंट्स जो हमारा सिमिलैरिटी और डिस्टेंस है, वो क्लस्टर के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी हेल्प से हम दोनों डेटा पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन कौन से डेटा पॉइंट्स को हमें सेम क्लस्टर के अंदर रखना है और कौन कौन से डेटा पॉइंट्स को हमें डिफरेंट क्लस्टर के अंदर रखना है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा क्लस्टरिंग के अंदर सिमिलैरिटी एंड डिस्टेंस मेजर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कुछ कॉमन डिस्टेंस मेजर हैं जिसकी हेल्प से हम डिस्टेंस निकालते हैं, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं और आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि भाई किन किन डेटा पॉइंट्स के बीच में कितनी कितनी डिस्टेंस है, कितनी कितनी कम डिस्टेंस है और कितनी ज्यादा डिस्टेंस है। तो पहला है हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस। ये क्या करता है, ये शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करनी हो तो यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेकंड हमारा महात्तम डिस्टेंस। ये भाई जरूरी है कि पाथ आपका स्ट्रेट हो या आपको दो पॉइंट्स के बीच में पूछा हो। ऐसा हो सकता है कि पाथ ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रिड आपको पता है ना, ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर होता है,
तो जहाँ हमारा ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर होता है वहां हम यूज करते हैं डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए महातन डिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। नेक्स्ट है कोसाइन सिमिलैरिटी। कोसाइन सिमिलैरिटी क्या है? ये वेक्टर के अंदर काम करता है, जहां हमें डायरेक्शन तो पता हो बट मैग्नीट्यूड नहीं पता हो, तो वहां हम डेटा पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए कोसाइन सिमिलैरिटी डिस्टेंस मेजर का यूज करते हैं। ये 3 डिस्टेंस मेजर्स हैं और काफी सारे होते हैं जिनकी हेल्प से हम डिस्टेंस निकाल पाते हैं पॉइंट्स के बीच में। आई होप आपको क्लियर होगा कि सिमिलैरिटी एंड डिस्टेंस मेजर क्या होता है और हमें क्यों जरूरत है उसकी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे की 2021-22 एंड 23-24 में 10 नंबर में पूछा गया था। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हायरार्किकल एंड पार्टीशन क्लस्टरिंग अंडर द क्लस्टरिंग इन डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग। आपको बताना था कि हायरार्किकल एंड पार्टीशन क्लस्टरिंग से आप क्या समझते हैं, ये क्या होती हैं और डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग के अंदर किस तरीके से वर्क करती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हायरार्किकल क्लस्टरिंग की, तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग से आप क्या समझते हैं? हायरार्किकल क्या होता है? मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो वही हायरार्की होती है, तो वही इसके अंदर होता है। हायरार्किकल क्लस्टरिंग इज अ टेक्निक used to group similar data points together based on their similarity, creating a hierarchy or tree like structure। आप क्लस्टरिंग की कैसी टेक्निक है जिसकी वजह से सिमिलर डेटा पॉइंट्स को ग्रुप कर रहे हैं। जब आप सिमिलर डेटा पॉइंट्स को ग्रुप कर रहे हैं और उनको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में कर रहे हैं, ठीक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हम उसको बोलते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग। अब हायरार्किकल क्लस्टरिंग के भी 2 टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा एल्गोमेरेटिव। एल्गोमेरेटिव जो होता है वो भी हमारा हायरार्किकल क्लस्टरिंग का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी काफी इंपॉर्टेंट इसका टाइप है। तो बेसिकली किस तरीके से काम करता है हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ग्राफ है ABCDE, ये क्या है? आपके डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, डेटा पॉइंट्स। आपको क्या करना है? पहले क्लस्टर बनाने हैं इन डेटा पॉइंट्स के। तो सबसे पहले आप किस तरीके से क्लस्टर बनाएंगे? अब आपको दिख रहा है यहाँ डिस्टेंस के बेस पे बना सकते हैं कि भाई जो पास पास है उनको हम एक क्लस्टर बना दें, जो दूर दूर है उनको एक क्लस्टर, यानी जो दूर दूर है उनको नहीं किसी और के साथ मर्ज कर दें। तो सबसे पहले जो हमारा क्लस्टर बनेगा वो कौन सा बनेगा? ए और बी, जिसको मैंने बोल दिया ये मेरा क्या है? क्लस्टर 1। ए और बी है ना पहला क्लस्टर। तो आप क्या करोगे? पहले ऐसे लिख दोगे जो भी आपके पास डेटा पॉइंट्स है ABCD। पहला क्लस्टर क्या बना आपका? A और B, आपने इस तरीके से मैप कर दिया। दूसरा क्लस्टर आपका क्या बनेगा? C और D, क्योंकि C और D दोनों पास पास है, तो भैया हमने C और D का क्या बना दिया? एक क्लस्टर बना दिया। देन आपने ये बना, इसे यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब E है, E AB के ज्यादा पास है या CD के ज्यादा पास है? E किसके पास है? CD के पास है। तो CD और E हमने एक क्लस्टर बना दिया जिसको हम बोले क्लस्टर नंबर 3। CD और E को हमने एक क्लस्टर बना दिया, तो यहाँ हमने दिखा दिया कि ये हमारा क्या? थर्ड क्लस्टर। फोर्थ क्लस्टर हमारा कौन सा बनेगा? ये पूरा ABCDE हमारा बनेगा फोर्थ क्लस्टर, फोर्थ। तो हमने क्या कर दिया? ABCDE को पूरा एक क्लस्टर बना दिया, तो ये हो गया हमारा क्लस्टर। तो ये क्या है? बॉटम अप अप्रोच है। आपने देखा हमने क्या करा? पहले स्मॉल स्मॉल इंडिविजुअल पॉइंट्स को मर्ज करा, उसके बाद एक बड़े डेटा पॉइंट्स को हमने मर्ज किया। तो ये होती है एग्लोमेरेटिव, जो होती है वो बॉटम अप अप्रोच होती है। जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से काम करती है। पहले छोटे छोटे इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स को मर्ज करती है, उसके बाद एक बड़े क्लस्टर को बनाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करके आ सकते हो कि एल्गोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग हमारी क्या होती है। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी होती है डिविजाइन। डिविजाइन जो होती है ये एल्गोमेरेटिव हमारी बॉटम अप होती है, ये हमारी क्या होती है? टॉप डाउन अप्रोच होती है। इसमें हम क्या करते हैं? स्टार्ट विद द ऑल डेटा पॉइंट्स इन वन बिग क्लस्टर्स। इसमें सबसे पहले उसमें हम क्या कर रहे थे? छोटे छोटे क्लस्टर को मर्ज करके एक बड़ा क्लस्टर बना रहे थे। ये जस्ट अपोजिट होता है, एक बड़ा क्लस्टर लेते हैं उसको एक छोटे छोटे क्लस्टर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, स्प्लिट द क्लस्टर इनटू स्मॉल ग्रुप बेस्ड ऑन डिफरेंसेस, कीप स्प्लिटिंग अंटिल यू हैव मैनी क्लस्टर्स और डिसाइड टू स्टॉप। अब भाई आप डिवाइड करते जाओगे, स्प्लिट करते जाओगे। अब स्प्लिट आप कब तक करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई मुझे एक एक क्लस्टर बनाना है, दो दो का फॉर्मेशन चाहिए, तीन तीन का चाहिए, तो उसके बेस पे आप क्या करते हो? स्प्लिटिंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इसको क्या बताया कि बड़ा क्लस्टर को हम छोटे छोटे क्लस्टर में डिवाइड कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे एक बड़ा क्लस्टर है ABCDE, ठीक है, इसी का ही सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारा एक बड़ा क्लस्टर है। अब डिविजाइन में आप क्या करते हो? एक बड़े क्लस्टर को स्प्लिट करते हो छोटे छोटे क्लस्टर में। AB एक क्लस्टर हो गया, देन दूसरे मैंने क्या कर दिया? CDE कर दिया। देन उसके बाद AB को मैंने फिर से डिवाइड स्प्लिट कर दिया, A एक क्लस्टर बन गया, B हमारा एक क्लस्टर बन गया। इसी तरीके से CD को मैंने क्या करा? CD एक क्लस्टर बना दिया
और ई मैंने ए क्लस्टर बना दिया। देन उसके बाद सी डी में भी मैंने डिवाइड कर दिया, सी को ए क्लस्टर बना दिया और डी को ए क्लस्टर बना दिया। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा, एक बड़े क्लस्टर को स्मॉल स्मॉल क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजाइन। आई होप आपको क्लियर होगा कि एल्गोरिथमिक और डिविजाइन जो हमारे हियरार्चिकल क्लस्टरिंग के टाइप्स है वो किस तरीके से काम करते हैं और वो होते क्या है। तो आपको विद एग्जाम्पल विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन करके आना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट एल्गोरिथम की तरफ, जो कि हमारा पार्टीशन एल्गोरिथम। पार्टीशन एल्गोरिथम से आप क्या समझते हैं? बेसिकली पार्टीशन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। पार्टीशन का मतलब तो ये है कि अगर मैं इस पेन का पार्टीशन करूंगी तो भाई मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, वो मेरी चॉइस है ना। तो इसमें क्या होता है, हमारा पार्टीशन क्लस्टरिंग में हम डिवाइड करते हैं डेटा को एक फिक्स नंबर ऑफ ग्रुप में, कि भाई जो हम क्लस्टर बनाएंगे वो हम 3 डेटा पॉइंट्स का बनाएंगे, कि हर जो हमारा क्लस्टर बनेगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 डेटा पॉइंट्स रहेंगे। तो वो फिक्स कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे हम डेटा पॉइंट्स का। तो वो कहलाता है हमारा पार्टीशन एल्गोरिथम्स। इसके अंदर यही लिखा हुआ है, दिस एल्गोरिथम डिवाइड द डेटा इनटू अ फिक्स नंबर ऑफ क्लस्टर्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट। स्टार्टिंग से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई जो हमारा डेटा पॉइंट्स है हम उसको एक फिक्स नंबर ऑफ क्लस्टर में डिवाइड करेंगे, कि जो भी हमारे, फॉर एग्जांपल मेरे पास 12 स्टूडेंट है, मैंने क्या डिसाइड किया कि जो मैं इनका पार्टीशन करूंगी वो तीन तीन के ग्रुप में करूंगी। 3 एक ग्रुप में रहेंगे, 3 एक ग्रुप में, 3 एक ग्रुप में। ठीक है, तो ये मैंने क्या करता फिक्स नंबर फिक्स कर दिया कि भाई एक ग्रुप के अंदर 3 ही मेंबर रहेंगे। इसी तरीके से हम पार्टीशन एल्गोरिथम की हेल्प से अपने डेटा पॉइंट्स को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि हमारा जो क्लस्टर रहेगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 डेटा पॉइंट्स रहेंगे, 4 रहेंगे, 2 रहेंगे। ठीक है, देन ट्राई टू ग्रुप डेटा पॉइंट्स सो दैट द पॉइंट इन द सेम क्लस्टर आर सिमिलर एज पॉसिबल एंड पॉइंट्स इन डिफरेंट क्लस्टर आर डिफरेंट एज पॉसिबल। फिर अब हमें पता चल गया कि हमें 3 का क्लस्टर बनाना है। उसके बाद जस्ट आप क्या करो, सिमिलैरिटी चेक करो और उनका क्लस्टर बनाना स्टार्ट कर दो। जो सेम है जिनके अंदर सिमिलैरिटी उनको एक करो, जिनके अंदर सिमिलैरिटी नहीं उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर के अंदर डाल दो। ये होता है हमारा पार्टीशन एल्गोरिथम्स। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर मैं बात करूं पार्टीशन एल्गोरिथम्स, तो हमारे के मीन क्लस्टरिंग, के मीन क्लस्टरिंग जो है वो हमारा किसको फॉलो करता है, हमारा पार्टीशन एल्गोरिथम्स। मोस्ट पॉपुलर है आपकी के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम पार्टीशन एल्गोरिथम्स की। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया फिक्स नंबर हम ले लेते हैं कि डेटा पॉइंट्स को इतने नंबर में हम डिवाइड करेंगे, उसी के बेस पे हम के मीन क्लस्टरिंग करते हैं। के मीन क्लस्टरिंग को हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे पार्ट नहीं है, इसका पार्ट नहीं है। ये तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है कि पार्टीशन एल्गोरिथम्स का अगर आता है तो आपको ये एग्जाम्पल देके आना है। आई होप आपको क्लियर होगा। बट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे EQT 2022 से इसमें पूछा गया था 10 नंबर में। तो क्या पूछा गया था कि कोर का एक एक्सप्लेन करो कि ये होता क्या है। क्योर का फुल फॉर्म क्या है, क्लस्टरिंग यूजिंग रिप्रेजेंटेटिव। बेसिकली ये होता क्या है, ये भी एक हियरार्चिकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है। Core is a hierarchical clustering algorithm designed to handle large data set and find clusters of non-spherical shapes. कोर हमारा जो है वो एक हियरार्चिकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम से जो लार्ज डेटा सेट के ऊपर काम करता है। स्मॉल स्मॉल डेटा सेट के ऊपर तो काफ़ी सारी एल्गोरिथम्स है बस, बट जब हमारा डेटा सेट या डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, फाइंड क्लस्टर ऑफ नॉन स्फेरिकल शेप्स। अब इसका मतलब क्या है भाई, जब भी आपने क्लस्टर देखे होंगे, क्लस्टर कैसे होते हैं, सर्कल की फॉर्म में इस तरीके से क्लस्टर होते हैं। बट कुछ क्लस्टर ऐसे भी तो हो सकते हैं जो नॉन स्फेरिकल शेप में हो, लाइक कुछ ऐसी शेप में हो। ठीक है, तो इन क्लस्टर को फाइंड करने के लिए हम कोर का यूज करते हैं। कोर क्या करता है, डिटेक्ट करता है जो भी हमारी नॉन स्फेरिकल शेप के क्लस्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। वर्क वेरी नाइसली विद आउटलायर। आउटलायर का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा एक ये हो गया और कुछ डेटा पॉइंट्स हमारे ये हो गए। ठीक है, अब आपको इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं, इसके और इसके हाँ दिख रहे हैं कि भाई ये जो हमारा क्लस्टर नंबर 1 है, इससे जो ये डेटा पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा दूर है, जो इसकी डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा आउटलायर। आउटलायर को हम एलिमिनेट कर देते हैं या उसको इग्नोर कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं आउटलायर। आई होप आपको क्लियर होगा कि आउटलायर जो यहाँ लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, कि ये आउटलायर के साथ बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। नेक्स्ट क्या है, एफिशिएंट फॉर वर्किंग विद लार्ज डेटा सेट। जो आपको पता है कि लार्ज डेटा सेट के अंदर ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। 3 पॉइंट है इसके मेन, नॉन स्फेरिकल शेप को फाइंड करता है, यानी डिटेक्ट करता है कि नॉन स्फेरिकल क्लस्टर्स हमारे कौन कौन से होंगे, और वो भी वेरिएबल साइज के। ऐसा नहीं कि भाई जरूरी नहीं है कि जो भी क्लस्टर हमारा नॉन स्फेरिकल बना इसका साइज भी सेम हो, इसका साइज भी सेम हो, नहीं, ये वेरिएबल साइज के साथ भी हमारा क्या करता है, वर्क करता है। कौन, क्योर। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इस डायग्राम जो है, इसका ये डायग्राम है। अब है क्या, ये सबसे पहला आपका डेटा है। देन आप क्या करोगे, डेटा को रैंडमली सैंपल करोगे, देन पार्टीशन सैंपल, देन पार्शियली क्लस्टर पार्टीशन करोगे, देन
जो भी आपके आउटलायर्स होंगे उनको क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। देन क्लस्टर पार्शियल क्लस्टर्स यानी मर्ज करोगे। देन लेबल डिस्क डेटा। अब अभी आपको ये समझ नहीं आया होगा कि भाई ये लिखा हुआ क्या है। अब मैं इस आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी कि भाई ये प्रॉपर जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। सबसे पहले क्या है कि भाई डेटा, अब आप इसमें देखिए कि जो इसमें लिखा हुआ है पहला आप वो देखो कि डेटा यानी हमारे पास बहुत सारे डेटा सेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं कुछ डेटा सेट बना लेती हूँ। ये हमारे पास कुछ डेटा सेट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला डेटा है। फिर क्या करें, रैंडम ड्रॉ सैंपल, हमने रैंडमली ड्रॉ कर दे। देन उसका क्या करना है, क्लस्टर फॉर्म करना है। भाई मेरा एक क्लस्टर ये हो गया, मेरा एक क्लस्टर ये हो गया, एक क्लस्टर मेरा ये हो गया, एक क्लस्टर मेरा ये हो गया। तो मैंने क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया। देन क्या करा, पार्शली क्लस्टर पार्टीशन। पार्शली क्लस्टर पार्टीशन यानी जहाँ पर ये क्लस्टर 1 है, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4, इसको भी आप पार्टीशन कर दो। यानी मैंने इसको कर दिया इस तरीके से पार्टीशन कि ये मेरा क्लस्टर 1 बन गया, ये मेरा क्लस्टर 2 बन गया। एक क्लस्टर के अंदर भी मैंने पार्टीशन कर दिया, ऐसे इसके अंदर कर दिया कि ये क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, इसी तरीके से मैंने इसे कर दिया, ठीक है। पार्शियली क्लस्टर पार्टीशन, ये पॉइंट भी हो गया। देन नीचे क्या कहते हैं, एलिमिनेट आउटलायर्स। अब इसमें आउटलायर्स कौन कौन है, आउटलायर्स अगर आप देखोगे तो इन क्लस्टर्स के बीच में एक ही आउटलायर्स है, तो आप इसको क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे जस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, क्लस्टर पार्टिशियल क्लस्टर्स। इसका मतलब क्या है कि भाई ये दो क्लस्टर हैं, इनको भी आप मर्ज कर दो कि भाई एक क्लस्टर ये बना दो लेफ्ट साइड का, इसको पूरा क्लस्टर 1 बोल दो। देन एक को ये बना दो, इसको क्लस्टर 2 बोल दो। इस तरीके से कह रहा है कि जो क्लस्टर्स हैं उनके अंदर भी आप मर्जिंग कर दो, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, लेबल डिस्क। जो भी आपके क्लस्टर बन गए उनको लेबल कर दो, जैसे मैंने आपको बताया, ये क्लस्टर 1 बन गया, ये क्लस्टर 2 बन गया, ये क्लस्टर 3 बन गया, ये क्लस्टर 4 बन गया, एंड देन ये क्लस्टर 5 बन गया, ये क्लस्टर 6 बन गया। तो आपने क्या कर दिया, जस्ट लेबल कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्लस्टर मिल गए, मिल गए नहीं मिल गए। तो ये आपका प्रॉपर मैंने आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि भाई ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब अगर ये आता है तो आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम, विद प्रॉपर जो मैंने आपको वर्किंग बताई है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा कैमेलियन। कैमेलियन क्या है, कैमेलियन इज अ हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स दैट यूजेस डायनामिक मॉडलिंग टू मेजर क्लस्टर सिमिलैरिटी। कैमेलियन भी अब एक हमारा हायरार्किकल क्लस्टरिंग मॉडल लिया है, एल्गोरिथम है, बट ये क्या करता है, क्लस्टर के अंदर सिमिलैरिटी को फाइंड करने के लिए डायनामिक मॉडल का यूज करता है। इट वॉज डेवलप्ड टू एड्रेस वीकनेस इन एल्गोरिथम लाइक क्योर एंड रॉ। क्योर एंड रॉक में काफ़ी सारी डिसएडवांटेजेस थी, काफ़ी सारी वीकनेसेस थी, जो कैमेलियन ने उनको ओवरकम किया। यानी आप समझ सकते हैं कि कैमेलियन क्या है, हमारे एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। कैमेलियन एक्सेल्स एट फाइंड हाई क्वालिटी क्लस्टर ऑफ वेरिंग शेप, साइज एंड डेंसिटी इज इवन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज। अब जो था हमारा कैमेलियन तो ठीक काम कर रहा था, बट जो हमारा ये था ना क्योर, क्योर जो था नॉइसी डेटा के साथ हमारा काम नहीं कर पा रहा था। बट कैमेलियन क्या करता है, नॉइसी डेटा के साथ भी हमारा वर्क करता है, ठीक है। ये क्या करता है, चाहे आपका जो डेटा सेट है उसका साइज अलग अलग हो, शेप अलग अलग हो, इवन उसमें डेंसिटी भी अलग अलग हो, नॉइस भी हो, वो हर डेटा सेट के साथ काम करेगा। बट क्योर में ऐसा नहीं था। तो आप समझो कि क्योर के जो भी डिसएडवांटेजेस थी वो कैमेलियन ने उनको ओवरकम किया। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे एकीटू 2023-24 में पूछा गया था। 10 नंबर में आया था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन था क्या, डिस्कस डीबी स्कैन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम विद एग्जांपल। डीबी स्कैन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स को एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना था। डीबी स्कैन है क्या, डीबी स्कैन इज अ डायरेक्ट डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स दैट ग्रुप डेटा पॉइंट्स बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी। अब अभी हमने देखा कि हर एल्गोरिथम्स जो है क्लस्टरिंग का काम कर रहे हैं, यानी सिमिलर डेटा पॉइंट्स को वो क्या कर रहे हैं, ग्रुप कर रही है। अब इन एल्गोरिथम्स में बेसिकली डिफरेंसेस क्या है, हर एल्गोरिथम का अलग अलग वे है डेटा की सिमिलैरिटी को फाइंड करने का। तो डीबी स्कैन की फुल फॉर्म क्या है, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स। ये क्या करता है, डेटा पॉइंट्स को चेक करता है कि कौन कौन से ऐसे डेटा पॉइंट्स है जहां डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा का मतलब क्या है, अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो डेंसिटी ज्यादा कहाँ है, जहां मेरे डेटा पॉइंट ज्यादा है वहां मेरी डेंसिटी ज्यादा है। तो डेंसिटी के बेस पे क्या करता है, क्लस्टर फॉर्म करता है, डेटा की सिमिलैरिटी को फाइंड करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। Meaning it find areas where points are tightly packed together, high density regions, and separate them from low density region। ये क्या करता है, जो भी हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं उनके अंदर फाइंड करता है कि कौन कौन से ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो एक साथ हैं, यानी टाइटली पैक्ड है, उनको देखता है और उनको वो दिख जाते हैं तो उनको क्या बना देता है, क्लस्टर फॉर्म कर देता है।
ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डायग्राम के थ्रू, तो डायग्राम के अंदर आप देखो कि यहाँ जो ये मैंने क्लस्टर नंबर 1 बनाया है, इसके अंदर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसके अंदर काफी सारे क्लस्टर एक जगह है, तो मैंने फाइंड कर दिया कि ये मेरे क्लस्टर 1 हो गया। इसी तरीके से यहाँ मैंने देखा यहाँ मेरे बहुत सारे डेटा पॉइंट ज्यादा है, तो डीबी स्कैन के हेल्प से मैं फाइंड कर पाई कि ये क्या है, मेरा क्लस्टर नंबर 2। अगर यहाँ मेरी डेंसिटी ज्यादा होगी तो मैं फाइंड कर पाऊंगी डीबी स्कैन की हेल्प से कि ये मेरा क्लस्टर नंबर 3। आई होप आपको क्लियर होगा। बस इसमें मेन बात क्या है कि भाई ये डेंसिटी के बेस पे फाइंड करता है कि डेकोन के किन किन डेटा पॉइंट्स को मुझे एक जगह रखना है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब डीबी स्कैन जो है ना, इसके अंदर काफी सारी टर्मिनोलॉजीज आती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको पता होंगे तभी आप इसे एल्गोरिथम्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे कि अभी हम आगे एल्गोरिथम्स देखेंगे ना, तो उसके लिए कुछ की पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहला की पॉइंट है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डेटा पॉइंट्स लिया एक्स, ये डेटा पॉइंट है। मैंने इस डेटा पॉइंट से कुछ यूनिट लाइक 1 यूनिट 2 यूनिट की एक ऐसी डिस्टेंस ली। इस डिस्टेंस को मैं क्या बोलती हूँ? एप्सिलॉन। और जो डिस्टेंस है इसे मैं एज अ रेडियस देके एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ, तो ये होता है हमारा एप्सिलॉन। पहला टर्म, पहली टर्म क्या है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है? जो डेटा पॉइंट से आप ये रेडियस ड्रॉ करते हो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। ठीक है, वही इसके अंदर लिखा हुआ है द मैक्सिमम डिस्टेंस विद इन विथ 2 पॉइंट्स आर कंसिडर एज अ नेबरिंग। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई हमारे ये जो दोनों डेटा पॉइंट्स हैं, हमें इनके अंडर इन दोनों को एज अ नेबरिंग समझ के कि भाई ये दोनों आसपास हैं, एक दूसरे के पास पास है, तो उसकी हेल्प से हम क्या करें? एक सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो रेडियस है इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। दूसरा क्या होता है? हमारा मिनिमम पॉइंट्स। मिनिमम पॉइंट्स क्या है कि भाई हमें कितने मिनिमम पॉइंट्स चाहिए जब हम ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें इसके अंदर कितने मिनिमम पॉइंट्स चाहिए। लाइक मुझे 5 मिनिमम पॉइंट्स चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, तो वो कहलाता है हमें मिनिमम पॉइंट्स, कि कितने नंबर ऑफ मिनिमम पॉइंट्स मुझे रिक्वायर्ड है टू। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कोर पॉइंट। कोर पॉइंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे मिनिमम पॉइंट्स हैं 3। ठीक है, मैंने बोल दिया कि जब मैं ये ड्रॉ करूंगी एप्सिलॉन डिस्टेंस पे, तो मुझे उस सर्कल के अंदर मुझे 3 डेटा पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, अब मैंने देखा कि ये डेटा पॉइंट 1 है, इसके अराउंड मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसके अंदर 3 डेटा पॉइंट्स है। हाँ है, तो ये जो एक्स है इसको मैं क्या बोलूंगी? ये मेरा क्या है? कोर पॉइंट है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड कोर पॉइंट। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये तो पता चल गया कोर पॉइंट है। अब मैंने देखा कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, फॉर एग्जाम्पल यही है, ये मेरी एप्सिलॉन डिस्टेंस है, ये मेरा वाई है, इसके अंदर मैंने ड्रॉ करा। इसके अंदर मैंने देखा कि मिनिमम मुझे कितने डेटा पॉइंट्स चाहिए? 3, बट इसके अंदर कितने? 2। तो इस पॉइंट्स को मैं क्या बोलूंगी? ये मेरा कहलाएगा बॉर्डर पॉइंट। ठीक है, समझ आ गया आपको? कोर पॉइंट क्या है, बॉर्डर पॉइंट क्या है, एप्सिलॉन क्या है, और मिनिमम पॉइंट्स क्या है। मिनिमम पॉइंट्स हमें ये बताते हैं कि किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए जब आप ड्रॉ करोगे तो उसके अंदर मिनिमम पॉइंट्स कितने होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम पॉइंट्स आपको समझ आ गया, कोर पॉइंट आपको समझ आ गया, आपको बॉर्डर पॉइंट समझ आ गया। नॉइज पॉइंट क्या है? जहां हमारा फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, ये ना ही तो मेरा कोर पॉइंट है, ना ही ये मेरा बॉर्डर पॉइंट है, या ये पॉइंट है, ये पॉइंट ना ही मेरा कोर पॉइंट है, ना ही ये मेरा बॉर्डर पॉइंट है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी? ये कैसा है? नॉइज, नॉइज पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है डेंसिटी रीचेबल। डेंसिटी रीचेबल के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, डेंसिटी रीचेबल पहले हम देख लेते हैं कि भाई ये हमारे एक पॉइंट है, अब मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये मेरा एक्स है, ये क्या कहलाएगा? मेरा एप्सिलॉन। इसके अंदर एक पॉइंट है वाई, इसके अंदर मेरे कुछ डेटा पॉइंट्स है ये। ठीक है, अब मैं कब बोलूंगी कि एक्स वाई से डेंसिटी रीचेबल है? उसके लिए मेरी 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या है? जो ये डिस्टेंस है ना एक्स से ये डिस्टेंस, ठीक है, जो एप्सिलॉन डिस्टेंस है वही एक्स से वाई की डिस्टेंस होनी चाहिए। डिस्टेंस ऑफ एप्सिलॉन या तो इससे कम हो, एक्स और वाई की जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से या तो कम हो या एप्सिलॉन के इक्वल हो, पहला। दूसरा क्या देखना है कि जो मेरा ये पॉइंट होगा एक्स, ये क्या होना चाहिए? मेरा कोर पॉइंट होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो मैं क्या बोलूंगी? एक्स और वाई क्या है? डेंसिटी रीचेबल है। क्लियर है? एक बार और बता देती हूँ, 2 कंडीशन है कि एक्स और जो एक्स से ये एप्सिलॉन डिस्टेंस है वही एक्स से वाई की उतनी ही डिस्टेंस होनी चाहिए जितनी एप्सिलॉन है, या तो उतनी हो या एप्सिलॉन से कम हो। दूसरा क्या है कि जो ये मेरा पॉइंट है एक्स, वो क्या होना चाहिए? कोर पॉइंट होना चाहिए। कोर पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया कि मिनिमम पॉइंट होने चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि एक्स हमारा कोर पॉइंट है, ये नहीं है, मिनिमम पॉइंट्स कितने चाहिए हमें? 3। सर्कल के अंदर कितने? 3 है, तो ये क्या है हमारा? एक्स क्या हमारा? कोर पॉइंट है। तो हम क्या बोलेंगे? एक्स और वाई क्या है हमारे? एक्स से वाई जो है हमारा डेंसिटी रीचेबल है। आई होप आपको क्लियर होगा।
अब इसके एल्गोरिथम्स देख लेते हैं। अब ये अगर आपको टर्म्स क्लियर हैं तो आप एल्गोरिथम्स को काफी इजीली समझ जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? पिक अ रैंडम पॉइंट दैट हैज नॉट बीन प्रोसेस। आपके पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं जो अनप्रोसेस हैं, आप उसमें से किसी भी रैंडम एक पॉइंट को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है आपका? पॉइंट्स विच आर डेंसिटी रीचेबल विद रेस्पेक्ट टू मिनिमम पॉइंट्स एंड एप्सिलॉन फ्रॉम पॉइंट रिट्रीव देम। अब आपको क्या चेक करना है कि भाई जो आपने पॉइंट लिया है वो डेंसिटी रीचेबल है या नहीं है। डेंसिटी रीचेबल मैंने आपको अभी बताया, जिसमें दो कंडीशन हम चेक करेंगे, मिनिमम पॉइंट एंड एप्सिलॉन से। ठीक है, देन द क्लस्टर शैल बी फॉर्म्ड इफ द पॉइंट इज कोर पॉइंट। फिर आप चेक करोगे कि भाई जो आपने पॉइंट लिया है वो कोर पॉइंट है या नहीं है। अगर वो कोर पॉइंट है तो भाई अच्छी बात है, कोर पॉइंट मिल गया तो हम क्लस्टर फॉर्म कर लेंगे उस पॉइंट के अराउंड। अगर वो नहीं है, इफ इट इज अ बॉर्डर पॉइंट, वो कोर पॉइंट नहीं है, वो बॉर्डर पॉइंट है, तो क्या करोगे? इन केस दैट इट शैल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द डेटा सेट। जस्ट उस पॉइंट को वहीं छोड़ोगे, दूसरे डेटा सेट में से जो हम आपका डेटा सेट उसमें से दूसरे पॉइंट को आप चूज कर लोगे। दिस प्रोसेस शैल बी कंटिन्यू अंटिल ऑल पॉइंट्स आर प्रोसेस। आप इस प्रोसेस को इन स्टेप्स को रिपीटेडली करते रहोगे तब तक आपके डेटा सेट में से सारे जो डेटा पॉइंट्स है वो प्रोसेस नहीं हो जाते। सिंपल है। एल्गोरिथम्स के 5 स्टेप है, बहुत इजी एल्गोरिथम्स है। सिंपल डेटा पॉइंट को आपको सेलेक्ट करना है, डेंसिटी रीचेबल चेक करना है, क्लस्टर कोर पॉइंट चेक करना है। कोर पॉइंट है तो ठीक है, नहीं है तो क्या है फिर? वो बॉर्डर पॉइंट है। बॉर्डर पॉइंट है तो जस्ट आप नेक्स्ट डेटा सेट में से नेक्स्ट पॉइंट को लो और देन वही स्टेप रिपीट करते जाओ। आई होप आपको क्लियर होगा। एडवांटेजेस क्या है कि नॉन स्फेरिकल क्लस्टर को ये हैंडल करता है, लार्ज डेटा सेट के साथ ये वर्क करता है, जिसके अंदर कंसिस्टेंट डेंसिटी होनी चाहिए। डेंसिटी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, अगर इनकंसिस्टेंट है तो वहां ये वर्क नहीं करता। डिसएडवांटेजेस क्या है? स्ट्रगल विद वेरिएबल डेंसिटी। जहां हमारी जो डेंसिटी है डेटा पॉइंट्स की, जहां वो वेरी करने लग जाती है, वेरिएबल हो जाती है, चेंजेस ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां ये वर्क नहीं करता। लेस इफेक्टिव इन हाई डायमेंशनल डेटा। जहां हाई डायमेंशनल डेटा की बात आती है तो वहां पे भी ये इफेक्टिव नहीं है। कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव। कंप्यूटेशनली क्या है? ये एक्सपेंसिव है। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई डीबी स्कैन हमारा है क्या। डीबी स्कैन के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो जो भी चीजें मैंने आपको बताई है प्रॉपर विद डायग्राम आपको ये लिख कर आनी है। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है हमारा? ऑप्टिक्स की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्डिनरी पॉइंट टू आइडेंटिफाई अ क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर, इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या है? इट्स स्मार्टर वर्जन ऑफ डीबी स्कैन। जो भी डीबी स्कैन में हमारी प्रॉब्लम थी वो किसने ओवरकम की? ऑप्टिक्स में। क्योंकि हमने वहां देखा कि भाई जब हम डेंसिटी की बात कर रहे थे तो वहां क्या है, वेरिएबल डेंसिटी के साथ वो काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ क्या है, ये वेरिएबल डेंसिटी के साथ काम करता है। कौन? हमारा ऑप्टिक्स। ठीक है। नेक्स्ट, इट सॉल्व डीबी स्कैन प्रॉब्लम व्हेन चूजिंग द राइट डिस्टेंस एप्सिलॉन इज डिफिकल्ट। डीबी स्कैन के अंदर जब हम अपनी एप्सिलॉन डिस्टेंस को लेते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था एप्सिलॉन डिस्टेंस, तो वहाँ वो चूज करना थोड़ा काफी टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसको भी इसने क्या करा, उसने भी इसको ओवरकम किया। ये है हमारा ऑप्टिक्स। अब इसके भी एल्गोरिथम्स देख लेते हैं। ठीक है, अगर ये अब तक वैसे आया नहीं, अगर आ जाता है तो आपको प्रॉपर एल्गोरिथम्स के साथ उसको लिखकर आना है। सबसे पहले क्या? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के अंदर हमारे 3 स्टेप हैं। पहला क्या? स्टार्ट विद एन एम्प्टी ऑर्डर लिस्ट टू स्टोर पॉइंट। सबसे पहले आप क्या करोगे कि भाई एक ऑर्डर लिस्ट ले लोगे जो कि हमारी एम्प्टी है। ठीक है, ये समझो कि हमारी एक ऑर्डर लिस्ट है कुछ इस तरीके से। ये हमारी क्या ऑर्डर लिस्ट है? ये हमारी अभी एम्प्टी है। इसके अंदर आप क्या स्टोर करोगे? जो भी आपके डेटा पॉइंट्स है जस्ट उनको स्टोर कर दोगे। हमारा डेटा पॉइंट्स इस तरीके से उनको स्टोर कर दोगे। देन मार्क ऑल पॉइंट इन द डेटा सेट एंड एज अनप्रोसेस। अब इनको मार्क कर दोगे कि ये मेरे कैसे अनप्रोसेस डेटा पॉइंट्स है, यानी अभी मैंने इनको प्रोसेस नहीं किया है। ये होता है हमारा इनिशियलाइजेशन स्टेप, जो हमारा स्टेप नंबर 1 होता है। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? पिक अ पॉइंट, रैंडमली सेलेक्ट एन अनप्रोसेस पॉइंट फ्रॉम द डेटा सेट, मार्क मेक इट एज प्रोसेस एंड एड इट टू द ऑर्डर लिस्ट। अब आपको क्या करना है कि भाई कोई भी रैंडमली मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मैंने ये डेटा पॉइंट्स को ले लिया, ये डेटा पॉइंट आप लो, इसको प्रोसेस करो और मार्क कर दो कि भाई ये मैंने डेटा पॉइंट प्रोसेस कर लिया है। ये होता है आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करोगे? इफ इट्स अ कोर पॉइंट। अब जो आपने ये डेटा पॉइंट सेलेक्ट किया है, ये मुझे चेक करना है कि ये मेरा कोर पॉइंट है या नहीं है। कोर पॉइंट है तो ठीक है, मैं जस्ट क्लस्टर बना दूंगी। अगर कोर पॉइंट नहीं है तो मैं क्या करूंगी? नेक्स्ट डेटा पॉइंट की तरफ चलूंगी, यानी दूसरे डेटा पॉइंट को मैं सेलेक्ट करूंगी। ये होता है हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या होता है? एक्सपेंड द नेबरहुड। एक्सपेंड द नेबरहुड का मतलब क्या है? फॉर अ कोर पॉइंट एड ऑल इट्स अनप्रोसेस नेबर टू अ प्रायोरिटी क्यू। फॉर एग्जाम्पल कि भाई ये मेरा जो पॉइंट है ये मेरा कोर पॉइंट है, ये एप्सिलॉन है, कोर पॉइंट है। ठीक है, अब जो इसके अराउंड जो भी ये नेबरिंग डेटा है, अनप्रोसेस डेटा है, उसको मैं क्यू के अंदर रख लूंगी, जिसको मैं बोल रही हूँ प्रायोरिटी क्यू या सीड क्यू। ठीक है,
इन डेटा पॉइंट्स को मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। वही इसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई सीड लिस्ट के अंदर आपने उनको स्टोर कर दिया जो उसके सारे नेबर अनप्रोसेस पॉइंट है। देन क्या करोगे, शॉर्ट द नेबरिंग बाय द रीचेबल डिस्टेंस टू द कोर पॉइंट। कोर पॉइंट से इनके जो भी डिस्टेंस रीचेबल होंगे उसके बेस पे आप उसको शॉर्ट करोगे। देख रहे हो आप कि डिस्टेंस रीचेबल, कोर पॉइंट, बॉर्डर पॉइंट, ये टर्म्स बार बार रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ अगर ये टर्म्स आपको क्लियर होंगी तो ही आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर वो टर्म्स आपको क्लियर नहीं होगी तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी एल्गोरिथम्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपके नेबरिंग डेटा पॉइंट्स हैं इनसे डेंसिटी रीचेबल निकालोगे कि कौन कौन से कितने कितने डेंसिटी रीचेबल है। उनके बेस पे आपको क्या कर लोगे, उनके शॉर्ट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस द सीड लिस्ट। अब पिक द पॉइंट फ्रॉम विद द स्मॉलेस्ट रीचेबल डिस्टेंस फ्रॉम द सीड पॉइंट। अब इसके अंदर जो सीड लिस्ट के अंदर आपने जो डेटा पॉइंट्स को स्टोर किया था उसमें से आप चेक करोगे सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी डेंसिटी रीचेबल पॉइंट्स कौन सा है। देन आप उसको लोगे। फिर क्या करोगे कि जो मैंने पॉइंट लिया है वो कोर पॉइंट है या नहीं। अगर कोर पॉइंट है तो ठीक है, फिर मुझे दूसरा क्लस्टर मिल गया। नहीं है तो आप ये स्टेप्स को रिपीट करते रहोगे जब तक आपकी सीड लिस्ट एम्प्टी नहीं हो जाएगी। सीड लिस्ट क्या है, हमारी प्रायोरिटी क्यू जिसको हम बोलते हैं। जब तक वो एम्प्टी नहीं हो जाएगी आप इन स्टेप्स को रिपीट करते रहोगे। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, रिपीट फॉर ऑल पॉइंट्स इफ देयर आर स्टिल अनप्रोसेस्ड पॉइंट द डेटा सेट पिक अनदर अनप्रोसेस्ड पॉइंट टू रिपीट 2 and 5 कंटिन्यू अंटिल ऑल पॉइंट्स आर प्रोसेस। अब क्या करोगे, अब आप जो आपकी प्रोसेस क्यू थी ना डेटा सेट की, जो आप लिस्ट बनाए थे, अब आप उसको चेक करोगे कि भाई उसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट है कि जो अब भी अनप्रोसेस है। जब तक सारे डेटा पॉइंट प्रोसेस नहीं हो जाते तब तक आप इन स्टेप्स को रिपीट करते रहोगे और उन्हें जब तक सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, प्रोसेस करना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। काफी इजी एल्गोरिथम से, अगर आपको वो टर्म्स क्लियर है तो आपको ये भी क्लियर होगी, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारी ग्रिड बेस्ड मेथड। ग्रिड बेस्ड मेथड क्या है, ये भी हमारी क्लस्टरिंग के एल्गोरिथम्स हैं। तो स्टिंग एंड क्लिक, तो ये हमारी दो एल्गोरिथम्स है जो कि हमारी ग्रिड बेस्ड मेथड्स पे काम करती हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें आपसे क्या पूछा था, डिस्कस स्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम क्लिक। आपको बता देते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। बेसिकली अगर मैं पहले स्टिंग की बात करूं तो स्टिंग की फुल फॉर्म क्या है, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन ग्रिड। अब अभी हमने देखा काफी सारे मेथड्स देखे। क्लस्टरिंग का मतलब क्या है कि सिमिलर थिंग्स को हम एक साथ करें। सिमिलर थिंग्स को एक साथ करने के बस डिफरेंट डिफरेंट वेज है। किसी को हम डेंसिटी के बेस पे कर रहे हैं, किसी को साइज के बेस पे कर रहे हैं, किसी को शेप के बेस पे कर रहे हैं। इसमें हम किस के बेस पे करें, ग्रिड सिस्टम का यूज करके हम क्या करें, सिमिलर थिंग्स को ग्रुप करें। इट यूजेज अ ग्रिड सिस्टम काइंड ऑफ लाइक अ चेकबोर्ड टू डिवाइड अप द स्पेस वेयर द डेटा लिव। ये ग्रिड सिस्टम का यूज करता है जिसकी हेल्प से ये डेटा को क्या कर पाता है, डिवाइड कर पाता है। जैसे आपने चेक बोर्ड देखा है, जो चेस के लिए खेलते हो आप, तो चेक बोर्ड की तरह डिवाइड कर देता है स्मॉल स्मॉल सेल्स में जो स्क्वायर और रेक्टेंगल की शेप में होते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट ईच डेटा पॉइंट्स वन बाय वन, स्टिंग लुक एट द एरियाज अराउंड द डेटा विच इज स्प्लिट इनटू स्मॉल स्क्वायर और रेक्टेंगल। अब इसमें एक एक लाइक वन डेटा पॉइंट्स पे काम नहीं करते, हम एक यूज डेटा पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं कि भाई ये हमारा एक एरिया, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है, हमारी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। These cells are arranged in different level, big cells at the top and small ones when you go deeper। क्या करता है, ये जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं उनको ऊपर रखता है, देन छोटे, इस तरीके से एक हायरार्की को मेंटेन करता है। These facts help Sting quickly find out data and do analysis without checking every single data point। ये फास्ट हो जाता है क्योंकि सिंगल पॉइंट्स को चेक नहीं करता। ये क्या करता है, एक चेक बोर्ड की तरह एक स्क्वायर टाइप सेल्स में उसको डिवाइड कर देता है, देन उन सेल्स पे वो काम करता है। आई होप आपको क्लियर होगा, जैसे कि डायग्राम के थ्रू आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्लिक जो एल्गोरिथम है वो हमारा क्या है, ठीक है। क्लिक इज अ क्लस्टरिंग मेथड दैट वर्क विद वेल विद हायर डायमेंशनल डेटा। ये किसके लिए वर्क करता है, हाई डायमेंशनल डेटा। हाई डायमेंशनल डेटा का मतलब क्या है कि भाई जो हमारा डेटा है वो एज पे भी डिपेंडेंट है, वेट पे भी डिपेंडेंट है और काफ़ी चीज़ों पे डिपेंडेंट है, और वो जेंडर पे भी डिपेंडेंट है। तो ये क्या हाई डायमेंशनल डेटा है। तो हाई डायमेंशनल डेटा पे जो वर्क करता है वो हमारा कौन करता है, क्लिक। इट डिवाइड द डेटा स्पेस इनटू ग्रिड। ये भी सेम करता है, जो भी हमारा डेटा स्पेस होता है उसको ग्रिड में डिवाइड कर देता है। जैसे आप देखते हो कि केक को जब हम डिवाइड कर देते हैं स्मॉल स्मॉल क्यूब्स में, तो इसी तरीके से ये करता है। जो भी एक हमारा बिग डेटा होता है इसमें स्मॉल स्मॉल क्यूब्स में उसे क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। इफ देन चेक हाउ मेनी डेटा पॉइंट्स फॉल इनटू ईच स्मॉल ग्रुप। अब फिर वो चेक करता है कि कौन कौन से डेटा पॉइंट्स हमारे उस ग्रिड के अंदर लाई करेंगे।
Instead of checking every single possible dimensional area, click only looks at combination that already seems dense. ये ऐसे नहीं कि एक एक पॉइंट्स को चेक करेगा, वो चेक करेगा कि कहाँ डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी के बेस पे ही वो क्या कर देगा, उसको कंबाइन कर देगा कि भाई ये एक हमारा एक एरिया या ये हमारा एक क्लस्टर है. दिस सेव टाइम एंड मेक देम एल्गोरिथम वेरी एफिशिएंट. ये हमारा टाइम को सेव करता है, फास्ट हो जाता है और एफिशिएंसी को क्या करता है, इंक्रीज करता है. अगर मैं इसके डिफरेंसेस की बात करूं तो आप मेथड्स, गुड फॉर एंड यूजेस एंड आउटपुट के बेस पे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो. तो ये क्या ग्रिड बेस्ड है, यूजिंग स्टैटिक्स का यूज करता है. ये ग्रिड बेस्ड है बट ये सब स्पेस क्लस्टरिंग का यूज करता है. सब स्पेस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि केक ऑफ स्मॉल स्मॉल क्यूब्स में कट कर रहे हैं, इसी तरीके से ये करता है जिसको हम बोलते हैं सब स्पेस क्लस्टरिंग. ये सिंपल, जो भी हमारा सिंपल डेटा पॉइंट्स है उसके लिए ये यूजेबल है, ये कॉम्प्लेक्स के लिए ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग को यूज करता है. ये डेंस यूनिट विद स्पेस, सब स्पेस, जैसे मैंने आपको बताया कि वो डेंसिटी चेक करेगा, जहां डेंसिटी ज्यादा है वहां क्लस्टर को फॉर्म कर देगा. आउटपुट क्या होता है इसका, अप्रोक्सीमेट क्लस्टर आता है, इसका मोर डिटेल सब स्पेस क्लस्टर आता है. आई होप आपको क्लियर होगा. अगर ये आता है तो पहले आप इसको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करके आओगे, देन इसको डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करके आओगे. बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा व्हाट इज द मॉडल बेस्ड मेथड. बेसिकली मॉडल बेस्ड मेथड का क्या मतलब है. मॉडल बेस्ड मेथड की हम भाई किसी मॉडल का यूज कर रहे हैं तो वही इसके अंदर है. दिस मेथड एज्यूम दैट द डेटा इज जनरेटेड बाय अ मॉडल, यूजुअली a statistical model, and if try to find the best model to fit the data. अब हमारे पास बहुत सारा डेटा है, हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास डेटा है वो एक हमारा मॉडल ने जनरेट किया हुआ है, जैसे कि हमारे स्टैटिकल मॉडल ने हमें जनरेट किया हुआ है. अब हमें फाइंड करना है कि उस डेटा के लिए कौन सा मॉडल बेस्ट होगा, वो हमारा कहलाता है मॉडल बेस्ड मेथड. Once the model is chosen, data is grouped and into cluster based on how will fit the model. जब आपको मॉडल पता चल गया कि आपको ये मॉडल चूज करना है या ये मॉडल मेरे लिए बेस्ट है, फिर आप क्या करोगे, उस मॉडल को चूज करोगे, ग्रुप करोगे डेटा पॉइंट्स को, क्लस्टर को फॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे. आई होप आपको क्लियर होगा कि मॉडल बेस्ड मेथड है क्या. बेसिकली मॉडल बेस्ड मेथड कुछ नहीं है, बस इसमें ये बताया गया है कि भाई मॉडल का यूज कर रहे हैं. ठीक है, इसमें कुछ आते हैं. हमारा पहला आता है मॉडल बेस्ड मेथड में गॉसियन मिक्सचर मॉडल. गॉसियन मिक्सचर मॉडल जो होता है वो शेप के ऊपर काम करता है. एक बेल शेप्ड कर्व शेप्ड होती है उसके ऊपर काम करता है. वो जहां पे भी वो शेप देखता है ना, बेल शेप्ड को देखता है, वहीं वो क्लस्टर को फॉर्म कर देता है. वो होता है हमारा गॉसियन मिक्सचर मॉडल. इसमें क्या लिखा हुआ है, अ कॉमन स्टैटिकल मॉडल यूज हियर इज द गॉसियन मिक्सचर मॉडल. ये बहुत कॉमन है जो हम यूज करते हैं मॉडल बेस्ड मेथड के अंदर. ये क्या करता है, it assume each cluster is like a bell shaped curve and the data is a mix of several such curves. ये क्या एज्यूम करता है कि भाई जो एक क्लस्टर बना रहा है ना, ये एक बेल शेप्ड के ऊपर बनाता है, कि बेल शेप्ड कर्व होती है ना उसके ऊपर वो क्लस्टर बनाता है कि जो भी डेटा पॉइंट्स उसके अंदर आएंगे उनकी शेप भी कैसी होगी, कर्व होगी. ठीक है, द एल्गोरिथम ट्राई टू फाइंड. ये एल्गोरिथम क्या फाइंड करने में हेल्प करता है, हाउ मैनी बेल कर्व्ड आर देयर. उस डेटा सेट के अंदर कितने बेल कर्व्ड है, वो कहाँ लोकेटेड है, वो कितने दूर है, कितने पास है. ठीक है, दिस इज डन यूजिंग प्रोबेबिलिटी एंड एल्गोरिथम्स लाइक एक्सेप्शन मैक्सिमाइजेशन. ये प्रोबेबिलिटी और एक्सेप्शन मैक्सिमाइजेशन का यूज करता है इन चीजों को फाइंड करने के लिए. आई होप आपको क्लियर होगा. ये कभी भी पूछा नहीं गया, 2 नंबर में भी नहीं आया, बस मैंने आपको बता दिया कि अगर आए तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है. बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा एसोसिएशन रूल. बेसिकली एसोसिएशन रूल क्या होता है, एसोसिएशन रूल हमारा फाइंड यूज होता है पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए, रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए. वहां हमारा आता है एसोसिएशन रूल का कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई चीज हम ए खरीद रहे हैं तो हम बी क्या खरीदेंगे. अगर हम दूध खरीद रहे हैं तो दूध के साथ हम ब्रेड ले रहे हैं, तो ये हम किस चीज से फाइंड कर पा रहे हैं कि दूध के साथ लोग ब्रेड खरीद रहे हैं, एसोसिएशन रूल की हेल्प से. एसोसिएशन रूल आर पैटर्न दैट शो हाउ आइटम्स और इवेंट आर रिलेटेड इन डेटा सेट. एसोसिएशन रूल हमारा क्या बताता है कि ये बताता है कि डेटा सेट के अंदर जो जो आइटम्स, जो जो इवेंट्स है वो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट करते हैं. दे आर ऑफन यूज टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स दैट हैपन टुगेदर फ्रीक्वेंटली. ये हेल्प करता है कि थिंग्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ए ले रहे हो, ब्रेड ले रहे हो, तो ब्रेड के साथ मिल्क भी ले रहे हो, या मिल्क ले रहे हो तो मिल्क के साथ आप क्या ले रहे हो, ब्रेड भी ले रहे हो. तब किसकी हेल्प से फाइंड कर पा रहे हैं, एसोसिएशन रूल की हेल्प से आप फाइंड कर पा रहे हैं. आई होप आपको क्लियर होगा कि भैया एसोसिएशन रूल हमारा होता क्या है. अब नेक्स्ट आता है आपका लार्ज आइटम्स. लार्ज आइटम सेट्स क्या होते हैं, लार्ज आइटम सेट्स ये होते हैं जैसे कि 2 ऑब्जेक्ट हो गया,
दो ऑब्जेक्ट किस तरीके से एसोसिएटेड हैं एक दूसरे से, किस तरीके से रिलेट करते हैं, किस तरीके से उनके बीच में रिलेशनशिप है, स्ट्रांगली एसोसिएटेड है, वीकली एसोसिएटेड है, उन चीज़ों को फाइंड करने के लिए हम लार्ज आइटम्स का यूज़ करते हैं। लार्ज आइटम्स बेसिकली मतलब इसका यह है कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन के अंदर कोई एक ऐसा आइटम है जो बहुत बार आ रहा है, बार बार रिपीटेड हो रहा है, तो उसके कॉम्बिनेशन को ही, उस आइटम के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लार्ज आइटम सेट। फॉर एग्जाम्पल कि मिल्क जो है हमारा हर ट्रांजेक्शन के अंदर आ रहा है, लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो मिल्क और जूस के साथ और ऐसे आइटम्स है जो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली हैं, हम उन आइटम से कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या बनाता है, एक लार्ज आइटम सेट। ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, यानी इनिशियल स्टेप होता है ये एसोसिएशन रूल का। लार्ज आइटम सेट अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फाइंडिंग एसोसिएशन रूल। आई होप आपको क्लियर होगा, इसके अंदर यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब इसके अंदर ना बहुत सारी एल्गोरिथम है, प्रायोरिटी एल्गोरिथम्स है लार्ज आइटम सेट की, जो हम यूज करते हैं फाइंड करने के लिए कि दो ऑब्जेक्ट किस तरह से एसोसिएटेड हैं, कि उन दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा पैरेलल एल्गोरिथम्स। बेसिकली पैरेलल एल्गोरिथम्स क्या होते हैं कि पैरेलल एल्गोरिथम का मतलब ये है कि एक ही मशीन पे काफी सारी एल्गोरिथम एक ही टाइम पे आप रन कर रहे हो, तो ये होता है हमारा पैरेलल एल्गोरिथम्स, जो काफी फास्ट होता है और अपने टाइम को बहुत टाइम सेविंग होता है। रन मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द एल्गोरिथम्स एट द सेम टाइम ऑन वन मशीन विद इन मैनी प्रोसेसर्स। वही मैंने आपको बताया कि मल्टीपल एल्गोरिथम्स को हम एक ही टाइम पे एक ही मशीन पे रन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पैरेलल एल्गोरिथम्स। इसका गोल क्या होता है, फिनिश टास्क फास्ट एंड स्प्लिट द वर्क। टाइम को कंज्यूम, टाइम लेस टाइम कंज्यूम करना, फास्ट करना और टाइम वर्क को स्प्लिट करना, हमारा क्या इसका मेन गोल होता है, किसका, पैरेलल एल्गोरिथम्स का। आई होप आपको क्लियर होगा कि बेसिकली पैरेलल एल्गोरिथम्स हमारा क्या होता है। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम्स। डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम्स का मतलब क्या है कि भाई एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम को काफी सारे कंप्यूटर एक साथ मिलकर सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम्स। भाई एक ही कंप्यूटर सॉल्व करेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, एक ही कंप्यूटर को अगर मैं एक प्रॉब्लम दे दूं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट अगर मैं उसी प्रॉब्लम को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं कि यही प्रॉब्लम है, आप इस पार्ट पे वर्क करो, आप एक कंप्यूटर इस पार्ट पे वर्क करेगा, तो सारे कंप्यूटर्स एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम्स। यानी मैंने प्रॉब्लम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया काफी सारे कंप्यूटर्स के बीच में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। इसमें यही लिखा हुआ है, रन ऑन मल्टीपल मशीन यूजली कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क। मल्टीपल मशीन पे रन करते हैं और एक नेटवर्क के थ्रू वो क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। ईच मशीन वर्क ऑन पार्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। हर मशीन अपने जो प्रॉब्लम का पार्ट है उस पर वर्क करेगी, कम्युनिकेट करेगी और उस टास्क को कंप्लीट करेगी। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि AKT 2022 से इसने पूछा गया था कि न्यूरल नेटवर्क अप्रोचेस क्या होती हैं। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क से आप क्या समझते हैं। अगर मैं बेसिकली न्यूरल नेटवर्क की बात करूं तो जो वर्ड न्यूरल है, न्यूरल का मतलब क्या होता है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं ना, तो वही। और नेटवर्क का मतलब क्या है कि भाई कनेक्टेड। अगर हमारे काफी सारे न्यूरॉन्स एक साथ कनेक्टेड है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, वो कैसा है, हमारा न्यूरल नेटवर्क। इसका मेन मकसद क्या होता है, यानी मेन इसका मोटिव क्या, इसका मेन मोटिव है इंफॉर्मेशन और डेटा को फ्लो करना। ठीक है, वही तो न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरॉन्स की हेल्प से डेटा और इन्फॉर्मेशन को फ्लो करना, वो ही कहलाता है हमारा न्यूरल नेटवर्क। अब बेसिकली इसका मेन मोटिव क्या होता है, जैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है ना, इसी तरीके से हम चाहते हैं कि मशीन भी हमारा उसी तरीके से वर्क करे, तो वहाँ हम यूज करते हैं न्यूरल नेटवर्क का, या हम इसको बोलते हैं ANN, जो आपने पढ़ा होगा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसके अंदर यही सब लिखा हुआ है, आर न्यूरल नेटवर्क इज लाइक अ डिजिटल ब्रेन मेड ऑफ कनेक्टेड नोट्स ऑर्गेनाइज इन लेयर्स। न्यूरल नेटवर्क क्या है, आप समझ सकते हैं, एक तरीके से डिजिटल ब्रेन है जो नोट्स के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, इट यूजेस टू फाइंड हिडन पैटर्न्स, क्लस्टर डेटा, क्लासिफाइड डेटा। ये हमारा यूज होता है डेटा के अंदर हिडन पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए, क्लस्टर को फाइंड करने के लिए, डेटा को क्लासिफाई करने के लिए कि भाई डेटा को हम किसके बेस पे क्लासिफाई करें। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, न्यूरल नेटवर्क का पूरा कॉन्सेप्ट। अब न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, एक हमारी इनपुट लेयर होती है, एक हमारी हिडन लेयर होती है और एक हमारी आउटपुट लेयर होती है। इनपुट लेयर कौन सी होती है, जो हम इनपुट देते हैं ना, लाइक आप देख दोस्त नोट दैट रिसीव इनपुट फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड से जो हम उसको इनपुट देते हैं वो कहलाता है हमारा इनपुट लेयर। आउटपुट लेयर जहाँ से हमें रिजल्ट मिलता है। हिडन लेयर इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में होती है हमारी हिडन लेयर। हिडन लेयर जो होती है हमारी, वो क्या होती है, विजिबल नहीं होती।
एक्सटर्नल वर्ल्ड को विजिबल नहीं होती, इसीलिए तो उसका हिडन नाम है, हिडन लेयर, यानी हिडन रहती है। वो क्या रहती है, एक तरीके से प्राइवेट रहती है, वो विजिबल नहीं रहती। और जो न्यूरल नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो हिडन लेयर पे टोटली डिपेंड करती है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगी भाई बेसिकली इसका मेन मोटिव क्या है, न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या होता है, कि भाई हम चाहते हैं कि मशीन भी हमारा ब्रेन की तरह वर्क करें। न्यूरल का मतलब है न्यूरॉन, नेटवर्क का मतलब है कनेक्टिविटी। काफी सारे न्यूरॉन्स को हम कनेक्ट करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन और डेटा को फ्लो करा सके, वो कहलाता है हमारा न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, अब हम डायग्राम देख लेते हैं इसका न्यूरल नेटवर्क का। तो ये जो हमारी 3 लेयर्स हैं वो इस तरीके से आपस में कनेक्टेड होते हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। अब इन तीनों के मैंने आपको वर्किंग बता दी, तो आप इसको अच्छे से लिख कर आए। एडवांटेजेस क्या है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न को हैंडल करता है, फ्लेक्सिबल होता है, और जो भी नॉइसी डेटा होता है उसको भी क्या करता है, अडेप्ट करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, स्लो टू ट्रेन, ट्रेन करना इसको काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। नीड्स ट्यूनिंग, रिसोर्सेज इंटेंसिव, ये सब इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि बेसिकली न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। अगर आता है तो आपको इस डायग्राम के थ्रू पूरा एक्सप्लेन करके आना है। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ जो हमारी यूनिट नंबर 4 है वो कंप्लीट होती है। यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 4 हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप प्रीवियस लेक्चर से अपनी प्रीवियस वीडियोस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा पार्ट 2 था, इसमें हमने पूरा क्लस्टरिंग के बारे में पढ़ा, एसोसिएशन रूल के बारे में पढ़ा। फर्स्ट में हम क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर चुके थे। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाके हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, आप वहाँ से हमें ज़रूर फॉलो कर लें, जहाँ आपको इंटर्नशिप अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।